बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम सोनू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। सोनू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सोनू सेठ मोहनलाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ मोहनलाल सोनू को पैसे देता था, जिससे सोनू और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। चंपा, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन हर्षित पिछले 2 दिन से कह रहा है कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो कमा के लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूं, आप सेठ मोहनलाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा। अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर सोनू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ मोहनलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने मोहनलाल जी से उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 0 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से काट रहा हूँ। हाँ राजेश भाई, तुम एकदम ठीक कर रहे हो। यह सेठ मोहनलाल एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। मेरे भी अगली बार सेठ मोहनलाल ने पगार काट लिए थे। इन्हें बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचन ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ मोहनलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? चंपा, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला, आपको तो पता है न बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं चंपा, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ मोहनलाल सबको पगार देता है। अरे राजेश, यह ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। यह पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख राजेश, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। यह रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे राजेश के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। राजेश चुपचाप वह पैसे रख लेता है। सोनू, यह लो तुम्हारे पैसे।
पर सेठ जी 3,500 रुपए क्यों? मेरे तो पूरे 4,000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी बात तो 4,000 की हुई थी ना। अब 3,500 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। देख सोनू, तुझे इतना ही मिलेंगे। तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे सोनू के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, यह सेठ मोहनलाल एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाई लगेगी। नहीं राजेश, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस यह 2,000, इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं राजेश? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ मोहनलाल ही सहारा है ना। सभी कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए। आप कितनी पगार मिला है? चंपा, इस बार सेठ जी ने बस 3,500 ही दिए हैं। बस 3,500? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की 6 महीने की फीस 2,000 में ही निकल जाएंगे। फिर 1,500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ चंपा, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। जी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं चंपा, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर काम पर निकल जाता है और जैसा कि सोनू ने कहा था, वह मोहनलाल के यहाँ काम करने के बाद वह दूसरे काम की तलाश में निकल जाता है। सोनू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर सोनू वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वह इधर-उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तलों तो कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? सोनू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पड़ जाती है। रामू उस टोकरी के पास जाता है। यह कैसी गुफा है? यह कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। सोनू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर रामू एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक चुड़ैल प्रकट हो जाता है और वह सोनू से कहने लगती है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो,
कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रही हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत सोनू, तुम यह टोकरी ले जाओ। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ सोनू, यह वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समय कर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। सोनू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। चंपा, यह देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस यह एक टोकरी। सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे चंपा, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। सोनू चंपा को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ चंपा, हमें सोच समझ कर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। सोनू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने चंपा को रखने को दी थी। चंपा, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था, तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। चंपा चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वह, यह तो चमत्कार ही हो गया। यह देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ चंपा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने बच्चों के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन सोनू मोहनलाल सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर सोनू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी सोनू से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर सोनू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर सोनू घर आ जाता है और यह देखो चंपा, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल हर्षित के स्कूल के फीस भर देना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब यह जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ मोहनलाल के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ चंपा, मैं सेठ मोहनलाल जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें यह खुशी की खबर देने जा रहा हूँ
क्योंकि सेठ जी से मेरे साथ साथ वह लकड़े भी बहुत परेशान थे, इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भला करूं। वह सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वह सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर मोहनलाल ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। इस तरह सोनू की ईमानदारी, मेहनत और नेक दिल ने उसकी किस्मत बदल दी। आज सोनू पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गया। सोनू ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उन सभी मेहनती लकड़हारों की जिंदगी भी बदल दी, जिन्हें सालों से शोषण सहना पड़ रहा था। उसने दिखा दिया कि जब इंसान के इरादे साफ होते हैं, तो किस्मत खुद रास्ता बना देती है। उधर सेठ मोहनलाल, जो गरीबों की मेहनत का खून चूसकर अमीर बन रहा था, आज वही अपने लालच और बेईमानी की वजह से अकेला पड़ गया। जिसके पास पहले दौलत थी, ताकत थी, लोग थे, आज उसके पास सिर्फ पछतावा बचा, क्योंकि जिसने दूसरों को लूटा, वक्त ने उसे ही लूट लिया। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आरडी टून को सब्सक्राइब करें। Yeah.